मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और जो हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे उसमें हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी। विषय 8 पढ़ रहे थे जिसमें हमने किसान, जमींदार और राज्य का जो हमारा चैप्टर चल रहा था, तो उसमें हमने यहाँ तक काफ़ी ग्रामीण दस्तकार और कृषि खेती के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हमने जान ली थी और ये हमारा चैप्टर चल रहा है। और आज हम शुरू करेंगे यहाँ से, और ये है एक छोटा गणराज्य। ठीक है, फसलों की भरमार आदि हमने बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ ली थी। अब हम आज शुरू करेंगे, ये है हमारा एक छोटा गणराज्य। ठीक है, यहाँ से हम शुरू करते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। ठीक है, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो एक छोटा गणराज्य और ग्रामीण समुदाय की अहमियत को हम कैसे समझें। ठीक है, 19वीं शताब्दी के कुछ अंग्रेज अफसरों ने भारतीय गांव को एक ऐसे छोटे गणराज्य के रूप में देखा जहां लोग सामूहिक स्तर पर भाईचारे के साथ संसाधनों और श्रम का बंटवारा करते थे। यानी जो संसाधन उपलब्ध थे और जो श्रम करते थे, मेहनत करते थे, का बंटवारा करते थे। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि गांव में सामाजिक बराबरी, लेकिन उसके बावजूद भी गांव में सामाजिक रूप से लोग बराबर नहीं थे। कोई ठीक ठाक खाते पीते घर का था, कोई बहुत ही गरीब था और स्थिति बहुत किसी किसी की दयनीय होती थी। संपत्ति की व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी, साथ ही जाति और जेंडर यानी सामाजिक लिंग के नाम पर समाज में गहरी विषमताएं थी। ठीक है, जाति के नाम पे बहुत विषमताएं थी, ऊंची जातियां, नीची जातियां, इस तरीके के सब जातियां थी। कुछ लोग ऊंची जाति के लोग नीची जातियों को प्रताड़ित भी करते थे और बहुत सारे छुआछूत का भेदभाव, इन सब चीजों का बहुत ज्यादा वो था। और गांव के मसलों और फैसले लेते थे और कमजोर वर्गों का शोषण करते थे। तो कमजोर वर्ग था उनका शोषण किया जाता था, न्याय करने का अधिकार भी उन्हीं को मिला हुआ था। तो यानी जो संपत्ति जिनके पास होती थी, जो लोग जाति के नाम पे भी जो ऊंची जाति के लोग थे, वो लोग क्या करते थे, जो कमजोर वर्ग था उनका क्या करते थे, निर्धन गरीब कमजोर वर्गों का शोषण करते थे। और न्याय का अधिकार भी वही करते थे, पंचायत उन्हीं की होती थी जिनके पास व्यक्तिगत संपत्ति और मिल्कियत होती थी। तो न्याय करने का अधिकार भी उन्हीं को मिला हुआ था। और इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि गांव और शहरों के बीच होने वाले व्यापार की वजह से गांव में भी नगद के रिश्ते फैल चुके थे। यानी जो गांव से व्यापार होता था शहरों के बीच, तो उससे क्या होता था कि जो नगद के जो नगदी रिश्ते थे वो जो है काफी फैल चुके थे। मुगलों के केंद्रीय इलाकों में कर की गणना वसूली भी नगद की जाती थी, यानी नगद पैसा दी जाती थी, पैसे दिए जाते थे और मुद्राएं दी जाती थी। जो दस्तकार निर्यात के लिए उत्पादन करते थे उन्हें उनकी मजदूरी या पूर्व भुगतान भी नगद में ही यानी किया जाता था। इसी तरह कपास जैसे नगदी फसलें मानी जाती हैं, कपास, रेशम, गन्ना है, ये सब नगदी फसलें होती हैं, यानी तुरंत इसका भुगतान नगद पैसे के रूप में किया जाता है। रेशम या नील जैसी व्यापारिक फसलें, ठीक है, पैदा करने वालों का भुगतान भी नगद ही होता था, यानी नील भी नगद फसलों में आती थी। ये भी क्वेश्चन जरूर पूछता है कि नगदी फसलें कौन कौन सी हैं, तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। नगदी फसलें कौन कौन सी, जैसे कपास, रेशम, नील, ये सब क्या है, नगदी फसलें हैं, क्योंकि इनमें तुरंत पैसा मिलता था खेती करने के बाद। और गांव में मुद्रा, 17वीं सदी में फ्रांसीसी यात्री जहां वशिष्ठ तैनिवियर को यह बात उल्लेखनीय लगी कि भारत में वे लोग बहुत ही छोटे कहे जाएंगे जिनमें मुद्रा की फेरबदल करने वाले, जिन्हें सराफ कहते हैं, न हो। एक बैंकर की तरह सराफ हवाला भुगतान करते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक पैसे के मुकाबले में रुपए की कीमत बढ़ा देते हैं और कौड़ियों के मुकाबले पैसों की, यानी अपनी उनकी मनमानी चलती थी गांव में मुद्रा की। और ये यात्री था फ्रांसीसी, 17वीं शताब्दी में जो आया था, उसने यह चीज कही है, तैवरनियर। ठीक है, कृषि समाज में महिलाएं, कृषि समाज में महिलाएं, जैसा कि शायद कई समाजों में आपने गौर किया होगा, उत्पादन की प्रक्रिया में मर्द और महिलाएं खास किस्म की भूमिकाएं अदा करते हैं, यानी दोनों लोग मिलकर काम करते हैं। और वहां महिलाएं और मर्द कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करते थे। खेतों में ऐसा होता था कि मर्द के साथ औरतें भी, पुरुषों के साथ औरतें भी, महिलाएं भी खेतों में जाती थी और जो है उनके साथ बराबर काम करती थी। घर का सुबह काम कर लेती थी, उसके बाद उनके साथ चलिए। मर्द खेत जोतते थे, वह हल चलाते थे। हल चलाने का काम किसका था, मर्दों का था।
और महिलाएं क्या करती थी, बुआई करती थी। जब वो हल चलाते थे तो वो क्या करती थी, हल चलाने के साथ जब उसमें उसमें क्या करते थे, उसमें बीज डाला जाता था जब वो बुआई होती थी। तो बुआई और निराई होती थी। जैसे निराई का मतलब है कि जब से घास वास हो जाती थी, कुछ इस तरीके की चीजें, खरपतवार हो जाते थे, उसे खुरपी के द्वारा उसे निकाला जाता था। और कटाई के साथ साथ कटाई भी करती थी, साथ साथ जब फसल पक जाती थी तो उसका कटाई की जाती थी, दाना निकाला जाता था उसका। ठीक है, दाना निकालने का काम भी महिलाएं साथ साथ लगी रहती थी और साथ साथ काम करती थी। जब छोटी छोटी ग्रामीण इकाइयों और किसान की व्यक्तिगत खेती का विकास हुआ, जो कि मध्यकालीन भारतीय कृषि की क्या थी, खासियत थी, तब घर परिवार के संसाधन और श्रम उत्पादन की बुनियाद बन गए। स्वाभाविक तौर पर ऐसे में लिंग बोध के आधार पर आमतौर पर किया जाने वाला फर्क घर के महिलाएं और बाहर के लिए मर्द मुमकिन नहीं था, क्योंकि उस समय महिलाएं और मर्द एक साथ काम करते थे, खेती का काम करते थे तो साथ साथ काम करते थे। ऐसे में क्या हुआ कि फर्क जो था वो मुमकिन नहीं था। फिर भी महिलाओं की जैव वैज्ञानिक क्रियाओं को लेकर लोगों के मन में पूर्वाग्रह बने रहते थे। और मसलन पश्चिमी भारत में राजस्वला महिलाओं को हल या कुम्हार का चाकू छूने की इजाजत नहीं था। ठीक है, यानी जब महिलाएं पीरियड होती थी तो उस समय उनको हल छूने का, जो हल होता था या कुम्हार का जो चाक होता था जिसपे वो बर्तन बनाते हैं, यह छूने की उन्हें इजाजत बिल्कुल नहीं थी पश्चिमी भारत में। ठीक है, और इसी तरह बंगाल में अपने मासिक धर्म के समय महिलाएं पान के बागान में भी नहीं घुसती थी। ठीक है, पान के बागान में भी महिलाएं नहीं जा सकती थी। सूत काटने, बर्तन बनाने के लिए, मिट्टी को साफ करने और गूंथने और कपड़ों पर कढ़ाई जैसे दस्तकारी के काम के उत्पादन ऐसे पहलू हैं जो महिलाओं के श्रम पर निर्भर थे। ठीक है, इस तरीके के काम क्या है, महिलाएं ज्यादा करती थी। मिट्टी को साफ करना, सूत काटना, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करना, कपड़े गूंथना और उनको गूंथना मिट्टी को, और कपड़ों पर कढ़ाई करना। ठीक है, और ये देखिए सूत काटती महिला, ये महिला क्या कर रही है, सूत काट रही है। और किसी वस्तु या जितना वाणिज्यीकरण होता था उसके उत्पादन के लिए महिलाओं के श्रम की उतनी ही मांग होती थी, यानी महिलाओं की बहुत अधिक जो है उसमें भागीदारी थी इन सब कामों में। दरअसल किसान और दस्तकार महिलाएं जरूरत पड़ने पर न सिर्फ खेतों में काम करती थी बल्कि नियोक्ताओं के घरों भी आती थी और बाजारों में भी वो जाती थी, यानी घरों में भी जाती थी और बाजारों में बेचने भी उन सामानों को लेकर जाती थी। चूंकि समाज श्रम पर निर्भर था, ठीक है, समाज किस पर निर्भर था, श्रम पे, काम पे, मेहनत पे, इसलिए बच्चे पैदा करने की अपनी काबिलियत की वजह से महिलाओं का महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाता था। फिर भी शादीशुदा महिलाओं की कमी थी, क्योंकि कुपोषण, बार बार मां बनने और प्रसव के वक्त मौत की वजह से महिलाओं को मृत्यु दर जो था बहुत उस समय ज्यादा थी, क्योंकि खाने पीने की उतनी सुविधा नहीं थी और महिलाओं को कमतर आंका जाता था। काम तो बराबर करवाया जाता था, लेकिन खाने पीने की जब बात आती थी तो महिलाओं को भोजन कम मिलता था। पहले पुरुष खा लेते थे, उसके बाद जो भोजन बचता था उसी से महिलाएं अपना पेट भरती थी। तो खाने पीने की प्रॉब्लम थी और उसी वजह से क्या होता था, प्रेगनेंसी में कुपोषण होती थी, बार बार मां बनने से, प्रसव होने से मौत की वजह बन जाती थी और इससे क्या होता था कि उनकी कमी हो जाती थी। इससे किसान और दस्तकार समाज में ऐसे सामाजिक रिवाज पैदा हुए जो सम्भ्रांत समूहों से अलग बहुत थे। ग्रामीण संप्रदायों में शादी के लिए दुल्हन की कीमत अदा करने की जरूरत होती थी, न कि दहेज की, यानी उस समय दुल्हन की कीमत थी, दहेज की नहीं। तलाकशुदा महिलाएं और विधवाएं दोनों ही कानूनन शादी कर सकती थी। ठीक है, महिलाओं की प्रजनन शक्ति को इतनी अहमियत दी जाती थी कि उस पर काबू होने का बड़ा डर था। स्थापित रिवाजों को मुताबिक घर का मुखिया मर्द होता था, जो मुखिया होता था वो मर्द होता था, और इसी तरह महिला पर परिवार और समुदाय के मर्दों द्वारा पुरजोर काबू रखा, यानी महिलाओं पर पुरुषों का पूरा कब्जा था। और बेवफाई के शक पर भी महिलाओं को भयानक दंड दिए जा सकते थे। उन्हें ये लगता था कि इसी से इनका कुछ और तो रिलेशन ना हो जाए, इसलिए उनको भयानक दंड भी दिए जाते थे, शक भी करते थे। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र आदि पश्चिमी भारत के इलाकों में मिले दस्तावेजों में ऐसी दरख्वास्त मिली है जो महिलाओं के न्याय और मुआवजे की उम्मीद से ग्राम पंचायत को भेजी थी। पत्नियां अपने पतियों की बेवफाई का विरोध करती दिखाई देती हैं। फिर गृहस्थी
के मर्द पर ये आरोप लगाती कि वे पत्नी और बच्चों की अनदेखी करते हैं, यानी पत्नियों पर आरोप लगाती हैं कि वो पत्नी और बच्चों को ध्यान नहीं रखते हैं और जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं और उनकी अनदेखी करते हैं। मर्दों की बेवफाई हमेशा दंडित नहीं, लेकिन वो कुछ भी करते थे लेकिन उनको दंड नहीं मिलता था उतना। लेकिन राज्य और ऊंची जाति के लोग अक्सर ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते थे कि परिवार में भरण पोषण का इंतजाम हो जाए। लेकिन जो ऊंची जाति के लोग थे और जो लोग संपन्न थे वह कोशिश करते थे कि परिवार में खाने पीने की व्यवस्था अच्छी हो। ज्यादातर जब महिलाएं पंचायत को दरख्वास्त देती थी, उनके नाम दस्तावेजों में दर्ज नहीं किए जाते थे, यानी महिलाओं की बात सुनी नहीं जाती थी। दरख्वास्त करने वाली महिला का हवाला गृहस्थी के मर्द मुखिया की मां, बहन या पत्नी के रूप में दिया जाता था। ठीक है। भूमिहर भद्रजनों में महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का हक मिला हुआ था। ठीक है। जो भूमिहर भद्रजन थे, पंजाब में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां महिलाएं, विधवा महिलाएं भी उसमें आती हैं, पुश्तैनी संपत्ति के विक्रेता के रूप में ग्रामीण जमीन के बाजार में सक्रिय भागीदारी रखती थी, यानी उसमें भागीदारी रहती, सक्रिय रहती थी। और हिंदू और मुसलमान महिलाओं को जमींदारी उत्तराधिकार में मिलती थी। तो हिंदू और जो मुसलमान महिलाएं थी, जमींदारी उनको मिलती थी उत्तराधिकार में, जिसे बेचने अथवा गिरवी रखने के लिए वे स्वतंत्र थी। ऐसी मिलती हैं, लेकिन बहुत हर जगह ऐसा नहीं होता था। जो ऊंचे संपन्न लोग होते थे उनमें अक्सर ऐसा होता था। बंगाल में भी महिला जमींदार पाई जाती थी और 18वीं शताब्दी की सबसे बड़ी मशहूर जमींदारियों में से एक थी राजशाही की जमींदारी, जिसकी कर्ता धर्ता एक स्त्री थी। ठीक है। और यहाँ देखते हैं फतेहपुर सीकरी का, ये थोड़ा सा हम चित्र देखते चलते हैं, थोड़ा सा समझ में आ जाता है इससे अच्छे से। और ये देखिए, आप ये वाले चित्र देखिए, ये है सब, और इसमें सब काम कर रहे हैं, सब काम में लगे हुए हैं। और फतेहपुर सीकरी का निर्माण महिलाएं पत्थर तोड़ रही हैं यहाँ पे, ये देखिए आप। ठीक है। ये पत्थर तोड़ रही महिलाएं यहाँ पे सब। फतेहपुर सीकरी का निर्माण महिलाएं पत्थर तोड़ रही हैं। और नीचे हम देखते हैं बोझा ढोती महिलाएं, यानी महिलाएं बोझा ढो रही हैं और आसपास के दूसरे गांव से आने वाली जो महिलाएं हैं अक्सर ऐसे निर्माण स्थलों पर काम करती थी। आगे चलते हैं हम। जंगल और कबीले। ग्रामीण भारत में बसे हुए लोगों की खेती के अलावा और बहुत कुछ था। उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत की गहरी खेती वाले प्रदेशों को छोड़ दे तो जमीन के विशाल हिस्से जंगल, झाड़ियों, खरबंदी से घिरे थे। और ऐसे इलाके झारखंड सहित पूरे पूर्वी भारत, मध्य भारत, उत्तरी क्षेत्र जिसमें भारत नेपाल के सीमावर्ती इलाके की तराई शामिल है, दक्षिणी भारत का पश्चिमी घाट और दक्कन के पठारों में फैले हुए थे। हालांकि इस काल में अखिल भारतीय स्तर पर जंगलों के फैलाव और का औसत निकालना लगभग असंभव है। फिर भी समसामयिक स्रोतों से मिली जानकारी के अनुसार ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि औसत करीब 40% रहा होगा। समसामयिक रचनाएं, यानी उस समय की जो रचनाएं जंगल में रहने वालों के लिए जंगली शब्द का इस्तेमाल करती हैं, यानी उन्हें जंगली कहा जाता था। लेकिन जंगली होने का मतलब सभ्यता का बिल्कुल न होना नहीं था। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल उन्हें सभ्यता ही नहीं थी। अगर उन्हें जंगली वो सिर्फ रहते थे तो इसलिए उन्हें जंगली कहा जाता था। वैसे आजकल इस शब्द का प्रचलित अर्थ यही है कि जो जंगली जिसे कहा जाता है तो उसका मतलब है कि वह जंगली है, तो उसे कुछ सभ्यता बिल्कुल ही मालूम नहीं है। उन दिनों इस शब्द का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए होता था जिनका गुजारा जंगल के उत्पादों, शिकार और स्थानांतरित खेती से होता था। यानी स्थानांतरित खेती, जिसमें एक स्थान पर खेती करते थे, उसके बाद दूसरे स्थान पर कुछ दिन बाद, ठीक है, खेती करते थे, उसे कहते थे स्थानांतरित खेती। ठीक है। और उदाहरण के तौर पर भीलों में बसंत के मौसम में जंगल के उत्पाद इकट्ठा किए जाते थे, गर्मियों में मछली पकड़ी जाती थी, मानसून के महीनों में खेती की जाती थी और शरद के जाड़े व महीनों में शिकार किया जाता था। ठीक है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं नीलगाय का शिकार करते हुए शाहजहां का चित्र, बादशाह नामा। ठीक है। और हमें ये देखिए, ये है नीलगाय का शिकार करते हुए, ये जो है आप देख सकते हैं, इसमें इस तरीके से शिकार करते थे। ये सब नीलगाय बनी हुई हैं। यहां तक कि राज्य का सवाल है, उसके लिए जंगल
उलटफेर वाला, बदमाशों को शरण देने वाला अड्डा। एक बार फिर हम बाबर की ओर देखते हैं, जो कहता है कि जंगल एक ऐसा रक्षा कवच था जिसके पीछे परगना के लोग खड़े विद्रोही हो जाते थे और कर अदा करने से मुकर जाते थे। ठीक है, यानी टैक्स वो देना नहीं चाहते थे। उसमें जंगलों में घुसपैठ, जंगल में बाहरी ताकतें कई तरह से घुसती थी। मसलन राज्य को सेना के लिए हाथियों की जरूरत होती थी, इसलिए जंगल वासियों से ली जाने वाली पेशकश में अक्सर हाथी भी शामिल होते थे। ठीक है, उसमें हाथी भी शामिल होते थे। मुगल राजनीतिक विचारधारा में गरीबों और अमीरों सहित सबके साथ जुड़ते हुए राज्य के गहरे सरोकार का एक लक्षण था शिकार अभियान। दरबारी इतिहासकारों की माने तो शिकार अभियान के नाम पर बादशाह अपने विशाल साम्राज्य के कोने कोने का दौरा करता था और इस तरह अलग अलग इलाकों के लोगों की समस्याओं और शिकायतों पर व्यक्तिगत रूप से क्या करता था, गौर करता था, उसे देखता था। दरबारी जो कलाकारी के चित्रों में शिकार का विषय बार बार आता था। इन चित्रों में अक्सर एक ऐसा दृश्य डाल देते थे जो सद्भावनापूर्ण शासन का संकेत देता था। परगना मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल पेशकश मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक तरह की भेंट थी। क्या थी? पेशकश। ठीक है, पेशकश क्या थी? पेशकश थी मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक तरह की भेंट थी। और परगना मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक मंडल था। ठीक है, परगना क्या था? ये चीजें इंपॉर्टेंट है। परगना क्या था? मुगल प्रांत जो थे उनका प्रशासनिक एक मंडल था। चलिए, कृषि बस्तियों के लिए जंगलों का सफाया। ठीक है, यह 16वीं सदी में मुकुंदराम चक्रवर्ती की लिखी एक बंगाली कविता चंडी मंगल का एक अंश है। कविता के नायक कालकेतु ने जंगल खाली करवा के एक साम्राज्य की स्थापना की थी। तो आप जानते हैं पृथ्वी, आप तो आपने शुरू की हिस्ट्री पढ़ी है और आपने जानते हैं कि पहले क्या था, कि पहले जंगल पहाड़ इस तरह जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ तो जंगल बहुत थे। खेती की शुरुआत कैसे हुई? जंगलों को पहले साफ किया गया, उसके बाद धीरे धीरे खेती की शुरुआत होती है। जंगलों को काट काट के ऊंचे नीचे जो होते थे उनको बराबर किया जाता था, उसके बाद धीरे धीरे खेती की इस तरीके से शुरुआत हुई है। तो जंगलों का सफाया किया जाता था। खबर मिलते ही परदेशी आने लगे तमाम जगहों से। फिर कालकेतु ने खरीद कर बांटे। उनमें भारी भरकम चाकू, कुल्हाड़ी और भाले तिरछे। उत्तर से आए दास सैकड़ों उमड़ते हुए और चकित देखकर कालकेतु को जिसने दी सुपारी एक एक को, और दक्षिण से आए फसल कटाई वाले एक उद्यमी के साथ 500, पश्चिम से आए जफर मियाँ, साथ में 22,000 लोग आए, हाथों में सुलेमानी मोती की माला। जफर जपते हुए पीर ओ पैगंबर का नाम। और जंगलों को हटाने के बाद उन्होंने बसाए बाजार, यानी जंगलों को हटाया फिर वहां पे बाजार बसा दिया। सैकड़ों की तादाद में विदेशी जंगलों को खा लिए और घुस आए। वहां कुल्हाड़ियों की आवाज सुनकर से डर गए और दहाड़ते हुए वहां से भाग निकले। ठीक है, पहाड़ी कबीलों और मैदानों के बीच व्यापार लगभग 1595। अवध सूबा यानी अवध प्रांत आज के उत्तर प्रदेश का हिस्सा के मैदानी इलाकों और पहाड़ी इलाकों के बीच होने वाले लेन देन के बारे में अबुल फजल ने इस तरह लिखा है। क्या लिखा है अबुल फजल ने? उत्तर के पहाड़ों से इंसानों, मोटे मोटे घोड़ों, बकरों की पीठ पर लद कर बेशुमार सामान लाए जाते हैं, जैसे कि सोना, तांबा, शीशा, कस्तूरी और सुरागाय, याक यानी की पूंछ और शहद, चूक, संतरे के रस और नींबू के रस को साथ उबालकर बनाया जाने वाला एक अम्ल था। क्या था? ठीक है, नींबू के रस और इसके नींबू और संतरे के रस के साथ उबालकर बनाया जाने वाला एक अम्ल था, चूक। अनारदाना, अदरक, लंबी मिर्च, मजीठ जिसमें लाल रंग बनाया जाता है, कि जड़ें, सुहागा भी होता था, जैसे जदवार, हल्दी जैसी एक जड़ होती थी, और मोम, ऊनी कपड़े, लकड़ी के सामान, चील, बाज, काले बाज, मरलिन, बाज पक्षी की ही एक किस्म और वस्तुएं। इसके बदले वे सफेद और रंगीन कपड़े, कहरुबा, एक पीला भूरा धातु जिससे गहने बनाए जाते थे, और
नमक, हींग, गहने और शीशे और मिट्टी के बर्तन वापस ले जाते हैं। पहाड़ी कबीलों और मैदानों के बीच व्यापार था इस तरीके से 1595 में। ठीक है, कि ईस्वी की बात है, अबुल फजल ने ये लिखा है। और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से क्या क्या चीजें हैं ये पूछ लेता है। ठीक है, इस अनुच्छेद में परिवहन के कौन से तरीकों का जिक्र किया गया, आपके मुताबिक इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, जो सामान पहाड़ ले जाए जाते थे उनमें से हर एक वस्तु किस काम में लाई जाती है, इसका प्रश्न दिया गया है बच्चों के लिए। वाणिज्यिक खेती का असर बाहरी कारक के रूप में जंगल वासियों की जिंदगी पर पड़ता था और जंगल के उत्पाद जैसे शहद, मधु, मोम और लाख बहुत महंगी थी। लाख जैसी कुछ वस्तुएं 17वीं शताब्दी में भारत से समुद्र पर होने निर्यात की मुख्य वस्तुएं थी, क्योंकि ये समुद्र से इसका ये मिलती हैं। हाथी भी पकड़े और बेचे जाते थे। व्यापार के तहत वस्तुओं की अदला बदली होती थी, यानी एक वस्तु का व्यापार होता था, फिर उधर से दूसरी वस्तु ली जाती थी, वस्तु के बदले वस्तु ली जाती थी, जिसे वस्तुओं की अदला बदली कहते थे। कुछ कबीले भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान के बीच होने जमीन व्यापार में लगे थे, जैसे पंजाब का लोहानी कबीला था। कौन सा कबीला था? पंजाब का ये लोहानी कबीला था, लोहानी। ठीक है, और गांव और शहरों के बीच होने वाले व्यापार में भी ये क्या करते थे? शिरकत करते थे। सामाजिक कारणों से भी जंगल वासियों के जीवन में बदलाव आए। कबीलों के भी सरदार होते थे, बहुत कुछ ग्रामीण समुदाय के बड़े आदमियों की तरह। कई कबीलों के सरदार जमींदार बन गए, कुछ तो राजा भी हो गए। ऐसे में उन्हें सेना बड़ी खड़ी करने की जरूरत महसूस होने लगी और उन्होंने अपने ही खानदान के लोगों को सेना में क्या किया? भर्ती करना शुरू किया और अपने भाई बंधुओं से सैन्य सेवा की मांग भी की। सिंध इलाके की कबीलाई सेनाओं में 6000 अपने पायक होते थे। ये वे लोग थे जिन्हें जमीन के बदले सैनिक सेवा देनी होती थी। जमीन के बदले, ठीक है, जमीन दी जाती थी, उसके बाद उनसे सैनिक सेवा ली जाती थी। अहोम राजाओं ने जंगली हाथी पकड़ने पर अपने एकाधिकार का भी ऐलान भी कर रखा था। ठीक है, और सूफी गायक को सुनते हुए एक किसान और एक शिकारी, ये सूफी गायक है, इनको एक किसान है एक शिकारी है, अपने अपने सामान के साथ वहां बैठे हैं। हालांकि कबीलाई व्यवस्था राजतांत्रिक प्रणाली की तरह संक्रमण बहुत पहले हो चुका था, लेकिन ऐसा लगता है कि 16वीं सदी में आकर ही यह प्रक्रिया पूरी तरह विकसित हुई। इसकी जानकारी हमें उत्तर पूर्वी इलाकों में कबीलाई जो राज थे आईने की बातों से मिलती है। और उदाहरण के तौर पर 16वीं 17वीं शताब्दी में कोच राजाओं ने पड़ोसी कबीलों के साथ एक के बाद एक युद्ध किया और उन पर अपना कब्जा जमा लिया था। जंगल के इलाकों में नए सांस्कृतिक प्रभावों के विस्तार की भी जो है शुरुआत हो गई। कुछ इतिहासकारों ने दरअसल यह भी सुझाया कि बस नए इलाकों के खेतिहर समुदायों ने जिस तरह धीरे धीरे इस्लाम को अपनाया, उसी सूफी संतों ने, पीर ने एक बड़ी भूमिका अदा की थी। और पिछली मैंने अध्याय 6 में ये पढ़ाया था, और जिन लोगों ने पहले का नहीं देखा है वो जरूर अध्याय 6 देखें। और 7 चैप्टर अब तक पढ़ा चुकी हूँ, 8वां चैप्टर है, और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से शुरू करेंगे जमींदार। ठीक है, ये हमारा चलेगा 5th पॉइंट जमींदार। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।